गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वड़क्कम। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। एज वी नो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन हिंदी एंड इंग्लिश वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग टुडे। वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमिक सेक्शन। इकोनॉमिक सेक्शन में हम लोग आज विभिन्न प्रश्नों को समझेंगे और उसकी बारीकी को परखेंगे। ये प्रश्न यूपीएससी और विभिन्न प्रकार के पीसीएस और यहाँ तक कि सीजीएल, एसएससी, बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वॉच द वीडियो 2 or 3 times. You will be very beneficial. And share and subscribe my channels. Let's start the first question about white label ATM. व्हाइट लेवल एटीएम के बारे में बताइए, इनमें से कौन सा कथन सही है। व्हाइट लेवल एटीएम को जनरली सामान्य रूप से गैर बैंकिंग या फिर गैर बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा स्थापित किया जाता है, संचालित किया जाता है। उसका मालिकाना हक उन्हीं के पास होता है। और व्हाइट लेवल एटीएम जो जनरली एटीएम होते हैं उसमें से कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। सेकंड ऑप्शन, गैर बैंकिंग एटीएम ऑपरेटर आरबीआई द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत ऑथराइज है, अर्थात उनको ये पावर मिला हुआ है। तीसरा ऑप्शन है कि व्हाइट लेवल एटीएम नगद जमा स्वीकार कर सकते हैं। क्या ये नगद जमा स्वीकार कर सकते हैं? ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। लेट्स सी अबाउट इट। गैर बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा स्थापित, स्वामित्व अधीन, उनके मालिकाना हक संचालित ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम को व्हाइट लेवल एटीएम कहते हैं। गैर बैंकिंग एटीएम ऑपरेटर आरबीआई के द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत इनको ऑथराइज दिया गया है, अर्थात इनको एक तरह से पावर दिया गया है कि ये संचालित करे, स्वामित्व भी अपने पास रखे। ओके, ग्राहक के द्वारा व्हाइट लेवल एटीएम का उपयोग करना किसी भी बैंक के एटीएम का उपयोग करने जैसा ही है, बिल्कुल। कुछ समय पूर्व तक व्हाइट लेवल एटीएम को नगद जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन नवीनतम दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि व्हाइट लेवल एटीएम के ऑपरेटर भी ये सेवाएं अर्थात नगद जमा स्वीकार करने की मतलब एक तरह से पावर रख रहे हैं। ये अपने एटीएम के माध्यम से बिल भुगतान की जैसे सेवाओं को भी प्रदान कर सकते हैं। ओके, that's sufficient for white label ATM. What are the difference between white label ATM and brown label ATM? जनरली जो बैंकों के द्वारा अर्थात सरकारी बैंकों के द्वारा जो स्थापित एटीएम होता है, जिसका मालिकाना हक सरकार के पास होता है, जिनको चलाने का काम सरकारी कर्मियों को होता है, उन्हें हम लोग ब्राउन लेवल एटीएम कहते हैं। क्योंकि बैंकों की पहुंच और एटीएम की पहुंच सभी लोगों तक है नहीं, तो इस दृष्टिकोण को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया, आरबीआई ने ऐसा निर्णय लिया कि निजी कंपनियों को भी इसका मालिकाना हक दिया जाए, उनको भी संचालित करने, इनको रेगुलेट करने का पावर दिया जाए। उसके तहत एक नया कंसेप्ट आया व्हाइट लेवल एटीएम। इस व्हाइट लेवल एटीएम में आप उसी तरह व्यवहार कर रहे हैं जिस तरह से जनरली सरकारी एटीएम होते हैं। इसमें आप अपना नगद जमा स्वीकार कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थायी सुविधा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? लेट्स सी अबाउट इट। यू नो अबाउट दैट कि प्रत्येक बैंकों को आरबीआई के नॉर्म्स 1934 एक्ट के तहत जो नियम्स बनाए गए हैं, उस नियम के अनुसार प्रत्येक बैंकों को अपने नेट डिमांड और टाइम लिवरेज का जो टोटल कुल जमा होता है उसका 4% आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना पड़ता है, जिसको हम लोग CRR यानी केस रिजर्व रेशियो कहते हैं। और उसी के साथ साथ 18% यानी नेट डिमांड टाइम लिवरेज का 18% अपने पास नगद के रूप में, रुपये के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, सोना के रूप में रखना पड़ता है। ओवरऑल यू कैन सिंपली से कि 18-4-22% तो एक तरह से रिजर्व रह गया। अब ये बाकी जो शेष मनी बचा उसको वो ऋण के रूप में बांटते हैं। ओके, बट एक ऐसी स्थिति सोचिए जिसमें बैंकों के पास ऋण देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, केवल SLR का मनी है 18%, लेकिन उसका इस्तेमाल वो ऋण देने के लिए तो कर नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आरबीआई से जाके बैंक लोन ले सकते हैं, लेकिन
जब चूंकि वो एसएलआर के मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एसएलआर के पैसे का उपयोग करना, उसमें रखी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का उपयोग करना, जिसके कारण आरबीआई उस पर एक पेनल रेट लगाता है। इस पेनल रेट को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज के रूप में समझा जाता है। आई थिंक यू अंडरस्टूड अबाउट इट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक विशेष प्रकार की, मतलब एक तरह से इमरजेंसी स्टेट में, इमरजेंसी केस में बैंकों की एक तरह से राहत पूर्ति करने के लिए, ताकि ग्राहक हो हल्ला ना करने लगे, इसको देखते हुए बैंकों के लिए ये कंसेप्ट लाया गया है। लेकिन ध्यान रहे, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के जस्ट अपोजिट ये बहुत ही अल्पकालिक होता है, और इस पर जो चार्ज लगता है वो रेपो रेट से जनरली ज्यादा होता है, क्योंकि इसे पेनल रेट कहते हैं। मतलब बैंकों ने अपनी जो ऋण देने की जो एक तरह से जो विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, उसने उस पर ध्यान ना देकर जल्दबाजी में बड़े बड़े लोगों को अधिक से अधिक ऋण दिया, और परिणाम यह हुआ कि उनके पास ऋण देने के लिए और कुछ बचा नहीं, और उसके पास जो एसएलआर की जो मनी है उसका इस्तेमाल उनको करना पड़ा, जो नहीं होना चाहिए था। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति के तहत 2011-12 में घोषित किया गया था। इसे एक पेनल रेट कहते हैं, जिस पर बैंक केंद्रीय बैंक से एसएलआर के जो रिजर्व मनी है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसका इस्तेमाल करती है, और सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से उधार ले लेती है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज के तहत जो भी उधार या जो भी ऋण लिया जाता है उस पर लगने वाला जो इंटरेस्ट रेट होता है वो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट से हमेशा ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फ्लेशन से है, मुद्रास्फीति। यू नो अबाउट दैट मुद्रास्फीति। जनरली बाजार में अगर वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ने लगे, कुछ वस्तुओं की नहीं बल्कि अधिकांश वस्तुओं की कीमतें अगर लगातार सक्सेसिव इंक्रीज होने लगे, कंसिस्टेंटली इंक्रीज करने लगे, तो ऐसी स्थिति में महंगाई आती है, और उसी को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों के कार्यरत होने पर जो उनकी कुल उत्पादक क्षमता में कमी होने से उत्पन्न हो सकती है। क्या मुद्रास्फीति अगर उत्पादन क्षमता में गिरावट आ रही है तो यह मुद्रास्फीति को पैदा कर सकता है? तो डेफिनेटली जब आपकी उत्पादक क्षमता में कमी आएगी तो आप कम से कम उत्पादन कर पाएंगे, अधिक से अधिक समय व्यतीत करेंगे, वस्तुओं का उत्पादन कम से कम होगा। जब वस्तुओं का उत्पादन कम होगा तो स्वाभाविक है बाजार में उस चीज का डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा तो उस चीज की कीमत बढ़ जाएगी, और कीमत बढ़ने से एक तरह से मुद्रास्फीति जैसा प्रभाव दिखने लगता है। अर्थव्यवस्था में अगर वस्तु की अधिक आपूर्ति हो जाए तो यह मुद्रास्फीति को कम करने में सहायक होता है, ना कि मुद्रास्फीति को लाता है। ओके, तो सरल शब्द में कहे, जब मांग और आपूर्ति के बीच जो मिसमैच हो जाता है, मिसमैच मतलब होता है असंतुलन, तो वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ने लगती है। जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है तो इसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मुद्रास्फीति किसी खास वस्तु के बढ़ने से नहीं। अगर किसी खास वस्तु के समूह का अगर मुद्रास्फीति अर्थात कीमत बढ़ रही है तो इसको स्क्यू इन्फ्लेशन कहते हैं। ओके, तो मुद्रास्फीति जो होती है वो वस्तुओं के अधिकांश वस्तुओं की कीमत में बढ़ने से होती है। इसी के साथ साथ मुद्रास्फीति पे मुद्रा का क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा के मूल्य में, तो मुद्रा बेचारा कमजोर हो जाता है, अर्थात आप अधिक से अधिक मुद्रा को चुकाकर कम से कम वस्तु खरीदने हैं। और इसका एक और भी विकट स्थिति तब होती है जब हाइपर इन्फ्लेशन आता है। हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या होती है? मुद्रा का वैल्यू पूरी तरह से गिर जाता है, अर्थात आप बहुत अधिक मुद्रा चुकाकर बहुत कम चीजें खरीद पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिम्बाब्वे में एक रोटी को टुकड़े को खरीदने के लिए भर भर के झोला मुद्रा चुकाना पड़ता था। ऐसी स्थिति है, इसका मतलब है कि मुद्रा की कीमतें बहुत तेजी से गिर गई है, और ऐसे स्थिति में मुद्रा का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। बुनियादी ढांचे का खराब होना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर ठीक से नहीं हो, रोड, सड़क, पुल, और जो कृषि उत्पादक जो शहर तक पहुंचे आसानी से, बिचौलियों वर्ग का अधिक हो जाना, ये ऑटोमेटिक जो है कालाबाजारी, ये सब मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्यों लाया गया? वास्तव में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 1950 के दशक के जमाने में कुछ खास वस्तुओं की कीमतें जो लगातार अगर बढ़ जाए तो गरीब लोगों और जिसकी जरूरत ज्यादा होती है उनके लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाया गया था। हालांकि वर्तमान में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो लगभग अधिकांश वस्तुओं में समाप्त कर दी गई है, ताकि मतलब अब जो निजीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी डंपिंग। यू नो अबाउट एंटी डंपिंग। बहुत सी विदेशी कंपनियां या बहुत से जो दूसरे देश की
वो अपने सामान को विश्व के बाजार में अर्थात भारत में बेचने के लिए अपने बाजारी कीमत से कम कीमत पर हमारे यहाँ बेच देते हैं। तो हमारे देश के जो विक्रेता है या हमारे देश के जो उत्पादक है उसको इससे गंभीर नुकसान हो सकता है। सपोज चाइना का कोई मोबाइल जो चाइना के मार्केट में 5,000 में मिलता है, अगर वो भारत में 3,000 में मिले तो इससे क्या होगा, भारत के जो मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं उनका तो घाटा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार का एक अहम रोल होता है कि वो चाइना से या किसी भी विदेशी कंपनी या किसी भी विदेशी या कहीं भी बाहर से जो सामान आ रही है उस पर एक एक्स्ट्रा शुल्क लगाए। दैट इज कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी, अर्थात डंपिंग के खिलाफ। डंपिंग का मतलब होता है अधिकांश वस्तुओं को अपने देश से उठाकर दूसरे देश में बेच देना। और इसके खिलाफ तो स्वाभाविक है, सरकार का कदम बहुत ही एक तरह से सुरक्षात्मक है और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि चाइना जो है लगातार अपने मॉनेटरी जो वैल्यू है अर्थात करेंसी मैनिपुलेटर, जिसके तहत वो लगातार अपने प्राइस को कम कर देता है। इसके अलावा चाइना अपने उत्पादक वर्ग को बहुत सारी सब्सिडी देता है, जिसके कारण उसका जो वस्तु है वो कम सस्ता पड़ जाता है और दूसरे बाजार में आसानी से उसको बेचा जा सकता है। तो उसके खिलाफ एक ड्यूटी लगती है, उसको बोलते हैं काउंटर वैलिंग ड्यूटीज। ओके, आई थिंक देयर आर 3 टर्म्स, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी एंड कुछ सेफगार्ड ड्यूटीज भी होते हैं। और ये सभी सुरक्षात्मक और एक तरह से संरक्षणवादी नीति के तहत अपनाया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड वार का जो कंसेप्ट था, ट्रेड वार में होता क्या है, ओवरऑल इसी चीज की इस्तेमाल होती है। वो बदले की भावना से उसके चीजों पर अधिक से अधिक आयात शुल्क लगा देते हैं ताकि जब वो प्रवेश करे तो वो अधिक से अधिक कीमत पर उसके बाजार में प्रवेश करे। ओके, आई थिंक यू गॉट दिस एवरीथिंग। नेक्स्ट है रेपो रेट में और विभिन्न प्रकार के जो रेट्स होते हैं उसके बारे में कंसेप्ट है कि जब 50 बेसिस पॉइंट में अगर रेपो रेट में कमी आती है, रेपो रेट में कमी 50 बेसिस पॉइंट का सीधा अर्थ होता है आधा परसेंट, 0.5%। सपोज इफ अगर मानते हैं रेपो रेट अभी वर्तमान में अगर 3% है और उसको 2.5% कर दिया जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मार्केट में, इकोनॉमिक में? सिंपल है, तरलता का कंसेप्ट। आरबीआई की अहम रोल होती है मौद्रिक नीति के तहत वो विभिन्न प्रकार के टूल्स मतलब यंत्र या कहे तो साधन, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्विस्ट, लॉन्ग टर्म रेपो रेट और बहुत सारे उपकरण है, सीआरआर, एसएलआर, ये जितने प्रकार के जो बैंक रेट, ये सभी रेट जो है ना वो वास्तव में आरबीआई के मौद्रिक टूल्स है। आरबीआई 2 प्रकार का मौद्रिक टूल्स का इस्तेमाल करता है। एक होता है जिसको आप माप सकते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव, जो अभी तक मैंने बता, चाहे वो एसएलआर हो, सीआरआर हो, बैंक रेट हो, एमएसएफ हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो या रिवर्स रेपो रेट हो या रेपो रेट हो, ये सभी के सभी जो रेट है वो वास्तव में क्वांटिटेटिव टूल्स है। इसके अलावा आरबीआई मुद्रा को बैलेंस करने के लिए अर्थात तरलता को बैलेंस करने के लिए, लिक्विडिटी को बैलेंस करने के लिए क्वालिटेटिव टूल्स का भी इस्तेमाल करता है। क्वालिटेटिव टूल्स का अर्थ है गुणात्मक कुछ उपकरण है, जैसे कि बैंकों पर एक निश्चित सीमा लगा दिया जाएगा, कोटा निर्धारित कर दिया जाएगा कि आप इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते हैं, या फिर रेशनिंग की जाएगी, या फिर मोरल्स एक नैतिक दबाव दिया जाएगा, बैंकों के साथ मीटिंग होगी। ये सभी जो है नैतिक दबाव है और एक तरह से गुणात्मक प्रभाव है। तो ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई यही करता है, तरलता को सोखना, तरलता को बढ़ाना। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर 50 बेसिस पॉइंट में अगर कमी आ रही है, यानी आपका अगर रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट में कमी आ रहा है तो इसका मतलब है आपको अब आरबीआई से आसानी से ऋण मिल जाएगा। जब आप बैंकों के पास आसानी से ऋण मिल जाएगा तो बैंकों के पास बहुत सारा पैसा होगा और बैंक जो होंगे वो ग्राहकों को आसानी से सस्ता लोन देंगे। सस्ता लोन देंगे तो लोग आसानी से लोन लेंगे, लोगों के हाथ में पैसा होगा, लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, इकोनॉमिक में एक तरह से फिर से गति आ जाएगी। ओवरऑल यू कैन सिंपली से कि मुद्रास्फीति हालांकि इससे बढ़ सकती है, लेकिन चूंकि मंदी की जैसी स्थिति में मुद्रास्फीति का चिंता करना कोई जरूरी नहीं है। अभी जरूरी है कि लोग अधिक से अधिक डिमांड करें, तो जब अधिक से अधिक डिमांड होगा तो अधिक से अधिक लोगों को काम मिलेगा और अधिक से अधिक उत्पादन होगा, अधिक से अधिक निवेशक निवेश करेंगे और इकोनॉमिक को बूस्ट मिलेगा। मुद्रास्फीति थोड़ा सा अभी उसको चिंता मत कीजिए, मुद्रास्फीति अभी नहीं आ सकती है, क्योंकि मुद्रास्फीति का प्रभाव जनरली तब देखा जाता है जब इकोनॉमिक ऑलरेडी प्रगति में है। क्योंकि अभी इकोनॉमिक तो डाउन है, यू नो अबाउट दैट कि कोविड-19 पूरी तरह से इकोनॉमिक को चौपट कर दिया है। अभी आपका जो फर्स्ट क्वार्टर में 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में यू नो अबाउट दैट कि -23 समथिंग जीडीपी ग्रोथ रेट, उसके बाद 7.5 -7.5, उसके बाद फिर इकोनॉमिक में थोड़ा सा प्रगति भी, लेकिन सेकंड कोविड ने फिर से एक तरह से इकोनॉमिक को लॉकडाउन में लगा दिया
उसका बैंकों का जो रवैया होगा विभिन्न प्रकार के रेट्स पे, एक तरह से इजी मॉनेटरी पॉलिसी होगा, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी होगा, अर्थात इसके तहत बैंक आसानी से लोन देगी, सस्ता लोन देगी। दैट्स सफिशिएंट फॉर दिस आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। यू नो अबाउट दैट कि FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट 2003 एक एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के माध्यम से वास्तव में करने की क्या कोशिश की गई थी? देखिए, प्रत्येक सरकार का रोल होता है कि उसके पास जो खजाना होता है, खजाना मतलब जो राजस्व इकट्ठा किया जाता है, चाहे वो कैपिटल राजस्व हो, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो, एक तरफ से रिसिप्ट होती है, एक तरफ से खर्चा होता है, दोनों का जो संतुलन होता है। चूंकि भारत सरकार का जो हमेशा डेफिसिट वाला रही है, अर्थात खर्चा ज्यादा होता है, कमाई कम होती है, तो इसमें कैसे रेगुलेशन लाया जाए, कैसे सरकार का ऋण को कम से कम किया जाए, राजस्व व्यय को कम से कम से किया जाए, राजकोषीय जो नीति होती है उसमें कैसे एक तरह से विवेकपूर्ण नीतियां बनाए जाए, इसी के कंसेप्ट में भारतीय रिजर्व बैंक को भी ध्यान में रखकर एक तरह से बजट प्रबंधन अधिनियम लाया गया 2003 में, और इसके तहत देश का राजस्व घाटा कम करने का उद्देश्य बनाया गया। बिल्कुल सही है। राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3% लाने का उद्देश्य 2008 तक लाया था। 2008 तक जीडीपी का जो खर्चा होता है, मतलब जीडीपी का 3% तक राजकोषीय घाटा लाना था, और सार्वजनिक निधियों का समय प्रबंधन में सुधार करना था। जो निधियां होती है उनमें जो पैसा जमा होता है उनमें सुधार करना था। तो भारत की संसद के द्वारा पारित एक एक्ट है जिसका नाम है बजट राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 में लाया गया था। ओवरऑल करना क्या था? वित्तीय अनुशासन, एक तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट करनी थी, और भारत के राजकोषीय घाटे को कम करना, समष्टिगत आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाना, संतुलित बजट को पेश करना, और एक तरह से सरकार जो लगातार ऑफ बजट फाइनेंसिंग, अर्थात सरकार दूसरे दरवाजे से पैसा खर्चा करती है, सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, जैसे नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स है, या फिर पीडीएस है, इस तरह के जो संस्थाएं हैं या फिर सार्वजनिक कंपनियां हैं, उनको कहती है कि आप उधार ले लीजिए। तो ओवरऑल आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि FRBM एक्ट जो है वास्तव में अगर कहा जाए तो सरकार पर वित्तीय लगाम लगाने के लिए लाई गई थी। सरकार अपनी बेलगाम तरीके से खर्च ना करे। राजकोषीय घाटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट घाटा होता है, इस पर विदेशी निवेशकों का नजर होता है, और जो क्रेडिट रजिस्टरिंग एजेंसियां होती है वो आंख गड़ाए रहती है कि राजस्व घाटा जिस देश का ज्यादा होगा उस देश का बंटाबार हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि ऋण का स्तर बढ़ना राजस्व घाटे को दिखाता है। इसलिए ऋण जरूरत से ज्यादा ना ले लिया जाए, और दूसरे दरवाजे से पार्लियामेंट का बिना अप्रूवल का जो ऑफ बजट फाइनेंसिंग होता है उसका भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा ना हो। सरकार प्रूडेंस हो, इकोनॉमिक इसकी जो नीति है वो बेहतरीन हो, उसी को ध्यान में रखकर इस नीति को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म रेपो रेट। लॉन्ग टर्म रेपो रेट के बारे में बताइए। लॉन्ग टर्म रेपो रेट एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक प्रचलित रेपो रेट पर बैंकों को 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के लोन उपलब्ध कराती है। दूसरा ऑप्शन है कि आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार बैंकों को लॉन्ग टर्म रेपो रेट के तहत जो धन प्राप्त होता है उसके लिए सरकारी प्रतिभूतियों को जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ले जाइए 1 से 3 वर्ष तक के लोन बिना गवर्नमेंट दिए आरबीआई को। ओके, और लॉन्ग टर्म रेपो रेट को आरबीआई को यह सुनिश्चित करने के लिए मदद करने के लिए नीतिगत दरों में कम किए बिना ही धन आधारित उधार दर की अपनी सीमांत लागत को कम करने के लिए लाया गया था। देखिए, लेट्स सी अबाउट डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग टर्म रेपो रेट का सीधा मतलब होता है, चूंकि अब इकोनॉमिक बेहतर अभी चल नहीं रही है, इकोनॉमिक प्रगति जो है एक तरह से चरमरा गई है, मंदी की जैसी स्थिति, बहुत लोग तो मंदी भी घोषित करते, टेक्निकल रूप से तो लोग मंदी में रिसेशन में आ ही चुके थे, क्योंकि आपको पता है टेक्निकली रूप से रिसेशन का सीधा अर्थ होता है अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट 2 सक्सेसिव क्वार्टर में अगर नेगेटिव हो जाए तो आप समझ लीजिए आप टेक्निकल रूप से रिसेशन मतलब होता मंदी में प्रवेश कर चुके हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था 2 टेक्निकल रिसेशन तो प्रवेश कर चुकी थी। अगर इस स्थिति को आरबीआई का जो कर्तव्य होता है कि बाजार में अर्थव्यवस्था में मुद्रा का बहुत ही बेहतरीन फ्लो हो, लोग मांग करे, डिमांड बढ़ाए, निवेशक निवेश करे, कंपनियां रोजगार दे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था, और पैसा होता भी तो डर रहे थे। तो आरबीआई ने बैंकों को कहा कि आप अपने जो नीतिगत दरें हैं उनको कम मत कीजिए, लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत आप जो लोन बांट रहे हैं उसको बांटिए।
ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म रेपो रेट का सीधा अर्थ होता है आरबीआई जो है बैंकों को 1 वर्ष और 3 वर्ष के लिए लोन देती है, ठीक है। और इस पर जो चार्ज लगता है वो रेपो रेट के बराबर होता है, उससे कम नहीं होता, ठीक है। सुन लीजिए, रिजर्व बैंक ने कहा कि सिस्टम में तरलता की स्थिति को सुनिश्चित करना है। 1 लाख करोड़ रुपया का हम लोग आपको लॉन्ग टर्म टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के तहत आपको मैं पैसा दूंगा, बैंकों को कहा। LTRO एक ऐसा उपकरण है जिसके तहत केंद्र बैंक प्रचलित रेपो रेट पर ध्यान रहे, बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन में यही बोलेगा किस रेट पर, प्रचलित रेपो रेट पर एक बैंक को या कई बैंकों को 1 वर्ष या 3 वर्ष तक के लिए धन सप्लाई करती है, जिसके लिए सरकारी प्रतिभूति को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आपको कोलेटरल के रूप में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बैंक आए और उठा के 1 वर्ष या 3 वर्ष के लिए लोन ले जाए। अरे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो जमा करना ही पड़ेगा, जैसे आप रेपो रेट में करते हैं। तो क्या डिफरेंस है ये जो LAF और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से कैसे भिन्न है ये LTRO? देखिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसको हम लोग जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, और LAF के तहत 2 प्रकार का रेट होता है, एक रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में ये जनरली शॉर्ट टर्म होता है, 1 से 28 दिन का, लेकिन LTRO तो 1 से 3 वर्ष का है, ठीक है। तो ये लंबी अवधि के लिए होता है, ताकि बैंक तो कम से कम 3 वर्ष तक तो आश्वस्त रहे कि हमको चुकाना नहीं है, वरना 28 दिन का तो माथा में प्रेशर रहेगा बैंकों को कि हमको पैसा तो वापस करना है। अगर मैंने किसी को ऋण दे दिया और वो लौटा नहीं पाए और डूब जाए तो बैंक के ऊपर एक तरह से बर्डन हो जाएगा। इसलिए आरबीआई ने कहा कि मैं आपको 1 से 3 वर्ष तक का समय देता हूं, आप आराम से पैसा उठाइए LTRO के माध्यम से और लोगों को बांटिए, एक निश्चित रेट पर बांटिए। चलिए, बहुत बताया मैंने इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालू खाता परिवर्तनीयता, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। चालू खाता कन्वर्टिबिलिटी अर्थात परिवर्तनीयता का अर्थ है वस्तु और अदृश्य जो मदे है, मदे में सामान के व्यापार के लिए घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन करने की जो सुधार और स्वतंत्रता होती है, इससे संबंधित है। जी बिल्कुल, इसी से संबंधित है। रुपये के लिए चालू खाता कन्वर्टिबिलिटी, एक निर्यातक भारत में बाजार आधारित विनिमय दर पर एक वस्तु के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा बेच सकता है, ये भी सही है। और भारत में आंशिक रूप से चालू खाता कन्वर्टिबिलिटी की अलाउडेड है, ताकि आयात को सीमित किया जा सके। देखिए, आपको पता देता हूं, 2 प्रकार का अकाउंट है, एक होता है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। एक चालू खाता परिवर्तनीयता, दूसरा होता है पूंजी खाता परिवर्तनीयता। भारत सरकार ने 1993 से ही चालू खाता परिवर्तनीयता को 100% एग्रीमेंट, 100% मतलब आदेश दे दिया है, स्वीकृति दे दी है। लेकिन अभी तक भारत सरकार ने अर्थात आरबीआई ने, ठीक है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता यानी 100% इसमें अलाउडेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा पूंजीगत खाता जो होता है वो वास्तव में से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है, लॉन्ग टर्म विदेशी वस्तुओं का आयात आना जाना होता है, और इसमें एक तरह से देनदारियां कम होती है, संपत्तियां घटती है, बढ़ती है। अगर आपको 100% कन्वर्टेबिलिटी अगर पूंजी खाता में दे दिया जाए तो इससे क्या होगा, फ्लक्चुएशन आने की, इससे अनिश्चितता क्रिएट होने की संभावना रहेगी। अगर कोई विदेशी कंपनी ने किसी कंपनी में रातों रात पैसा फंसाया और कोई कंपनी स्टेब्लिश अगर हो गई और 2 साल अच्छा चला और अगला साल उसका मंदी की स्थिति जैसे स्थिति दिखी है, तो अगर विदेशी कंपनी को 100% कन्वर्टिबिलिटी का ऑर्डर मिल जाए, अर्थात विदेशी कंपनी या कोई भी विदेशी फॉरेनर है या जो भी निवेशक है, उनको अगर ये पता चले कि हमको तो जब मन तब पैसा निकालने और ले जाने का मतलब छूट है 100%, तो पूंजीगत खाता में ऐसा नहीं है। पूंजीगत खाता में होता तो बहुत समस्या हो सकती थी। हालांकि इस पर विचार किया जा रहा है कि पूंजीगत खाता में भी 100% कन्वर्टिबिलिटी का अलाउडेड किया जाए, ताकि अधिक से अधिक फॉरेन कंपनियां, FDI का फ्लो जो हो भारत में बढ़े और एक बेहतर मार्केट क्रिएट हो। कहीं ना कहीं पूंजीगत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और उदार दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति से ही है, लेकिन इस बार क्वेश्चन है कि दो टाइप का मुद्रास्फीति आपको समझना होगा। एक हेडलाइन मुद्रास्फीति होता है, एक दूसरा कोर मुद्रास्फीति होती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति के तहत आपको समझ लेना कि हेडलाइन मुद्रास्फीति मतलब भारत के एक तरह से जितने भी प्रकार के वस्तुओं का जो निर्माण होता है, सेवा का जो निर्माण होता है, उसके अंदर चाहे प्रतिदिन की इस्तेमाल की जाने वाली साग सब्जी, खाद्य पदार्थ, ईंधन, सभी के सभी चीज अर्थात वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सभी सामग्री आती है, जिसकी कीमतें में उछाल कमी बेसी आती रहती है।
वही है कोर। ये है आपका हेडलाइन मुद्रास्फीति। और वास्तव में हेडलाइन मुद्रास्फीति वास्तव में मुद्रास्फीति की सही जानकारी देने के लिए सक्षम नहीं है, मतलब बहुत अच्छा माना नहीं जाता है, एक बहुत अच्छा मापक नहीं है। क्योंकि मुद्रास्फीति में, ऐसी मुद्रास्फीति में कुछ चीजों की कीमतें बढ़ जाने से मुद्रास्फीति बढ़ा हुआ दिखाई देता है। सपोज आपका ईंधन का कीमत अगर बढ़ गया या फिर आपके खाद्य पदार्थों का कीमत बढ़ गया रातों रात, तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति तो ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। लेकिन मुद्रास्फीति तो एक्चुअली वो होता है जो अधिकांश वस्तुओं की कीमतों को बढ़ावा दिखा देता है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन इज द गुड इंडिकेटर, गुड मेजर, ठीक है, पैरामीटर फॉर मैपिंग द इन्फ्लेशन। बिकॉज क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि उन वस्तुओं को हटा दिया था जिसकी कीमतें रातों रात परिवर्तन हो सकती है, अर्थात जिनके कीमतों में उतार चढ़ाव बहुत तेजी से होता है, जैसे कि खाद्य पदार्थ है, ईंधन है। तो इन चीजों को वोलेटाइल बोलते हैं। वोलेटाइल चीजों को अगर हटा दिया जाए तो जो शेष चीज बचता है उसको हम लोग कोर इन्फ्लेशन के अंतर्गत शामिल करते हैं। और कोर मुद्रास्फीति वास्तव में सही मुद्रास्फीति की जानकारी देता है। अगला है पूंजीगत प्राप्तियां। तो देखिए, पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां आपको समझना होगा। बजट, भारत सरकार का बजट जिसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि आर्टिकल 112 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद में बजट शब्द का कोई मतलब आर्टिकल, संविधान में बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं वित्तीय विवरण। वित्तीय वर्ष, प्रत्येक वित्तीय विवरण जो वर्ष होता है, विवरण अकाउंट होता है, इसमें दो प्राप्तियां होती है। देखिए, बजट को आप जब समझिएगा अच्छा से, एक तरफ होता है राजस्व प्राप्तियां, एक तरफ होता है पूंजीगत प्राप्तियां। एक तरफ होता है राजस्व खर्च, दूसरा तरफ पूंजीगत खर्च। ये जो खाता होता है, दोनों खातों को जो जोड़ा जाता है तो कितना प्राप्ति कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ। प्राप्ति और खर्चा का जो आपस में अंतर होता है, उससे पता चलता है कि भारत सरकार ने वास्तव में घाटे में है कि कमाई में है, सरप्लस में है कि डेफिसिट में है। जनरली भारत सरकार हमेशा डेफिसिट में रहती है। अगर ये डेफिसिट राजस्व व्यय के कारण ज्यादा हो रहा है तो चिंता का विषय है, क्योंकि राजकोषीय नीति में अगर राजस्व व्यय ज्यादा है तो डेफिनेटली इट्स ए कॉज ऑफ कंसर्न। ओके, क्योंकि राजस्व व्यय का अर्थ होता दिन प्रतिदिन की खर्चे, सरकारी सब्सिडी, सरकारी पेंशन, इन चीजों में खर्चा ज्यादा हो रहा है। मतलब इसमें विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सरकार के जो अधिकांश जो खजाने हैं, उनका जो पैसा है वो तो पेंशन में, सब्सिडी देने में और ऋण माफ करने में चला जा रहा है। इससे एक तरह से संकट की स्थिति पैदा हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि जो आपने ऋण लिया है उस ऋण का जो ब्याज है वो भविष्य के लोगों पर पड़ेगा। लेकिन अगर पूंजीगत खाता अगर मजबूत है, अर्थात पूंजीगत आपका जो खर्च है वो ज्यादा है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, सरकार की राजकोषीय नीति में अगर पूंजीगत व्यय ज्यादा है तो इससे एक इंडिकेट मिलता है कि सरकार जो है भविष्य की बेहतरीन प्लानिंग कर रही है। सरकार को पूंजीगत वस्तुओं पे खर्चा करने का मतलब है सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही है, शिक्षा पे ध्यान दे रही है, हॉस्पिटल्स और भी जो बहुत प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भविष्य में आपको फायदा दे सकते हैं, इन चीजों जिससे संपत्तियों का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे सरकार की मतलब एक तरह से पूंजी आगे चल के ढेर कमाई होगी। पूंजीगत खाता, राजस्व खाता। अब आते हैं, देखिए, जिन मतलब खर्चों का, ठीक है, जिक्र दिन प्रतिदिन का हो, जिससे सरकार की लायबिलिटीज कम नहीं होती हो, सरकार की देनदारियां संपत्तियां कम ना होता हो, उसको राजस्व व्यय में डाला जाता है। सपोज सरकार ने किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को खरीदा है, मतलब वो पैसा लगाया है, उसमें इन्वेस्ट किया, तो उससे सरकार को जो लाभांश मिलेगा, जो डिविडेंड होता है, वो आपका वहां उसमें चला जाएगा राजस्व व्यय में। सपोज सरकार ने किसी को ऋण दिया है, तो सरकार को जो ऋण में जो ब्याज मिलेगा वो आपका राजस्व व्यय में, लेकिन जो ऋण में जो खर्च किया गया है वो आपका पूंजीगत खाता में जाएगा। सपोज सरकार ने विदेशी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर ली है, तो बोरोइंग करने से सरकार की तो एक लायबिलिटीज हो गई ना, सरकार की लायबिलिटीज क्रिएट हो गई। तो सरकार की लायबिलिटीज क्रिएट का मतलब होता है वो बोरोइंग, जिसने आपने जो उधार लिया, ऋण जो लिया वो पूंजीगत खाता है, लेकिन ऋण पर चुकाया गया जो ब्याज है वो पूंजीगत खाता नहीं है, उस पूंजीगत खाता में नहीं जुड़ेगा, बल्कि राजस्व व्यय में जुड़ेगा। ओके, सपोज सरकार ने किसी बड़ी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, विनिवेश कर दिया, तो डिसइन्वेस्टमेंट किया तो आपकी संपत्ति तो कम हो गई ना, आपकी संपत्ति कम होना आपका पूंजीगत खाता में जाएगा। मैंने सब कुछ समझा दिया। इस तरह के प्रश्न अक्सर यूपीएससी पूछता है कि कौन सा खाता में कौन सा चीज जाएगा, कौन से मदे कौन से खाते में जाएंगे। ओके, तो आरबीआई और जनता से सरकार के द्वारा लिया गया जो ऋण है, आरबीआई हो या जनता से आप जो कुछ ऋण लेते हैं, ऋण लेंगे तो आप पे एक बोझ होगा मतलब लायबिलिटीज क्रिएट होगा कि आपको फिर चुकाना है, तो आपका पूंजीगत खाता में जाएगा। सरकार द्वारा किए गए निवेश पर जो प्राप्त डिविडेंड होता है, किसी भी निवेश पर किए गए लाभांश को हम लोग राजस्व व्यय में रखते हैं, राजस्व मतलब प्राप्ति में रखते हैं। विनिवेश प्राप्ति अभी मैंने आपको समझाया, कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा उस पर जो प्राप्तियां होगी डेफिनेटली ये आपकी संपत्ति को कम कर देगा, तो आपका जो संपत्ति या परिसंपत्ति कम होना ये पूंजीगत खाता में जुटेगा।
ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से सरकार को जो प्राप्त होता है, जो उधार लिया जाता है, उधार आप ट्रेजरी बिल, चूंकि कल दिन तो आपको ट्रेजरी बिल फिर वापस लेना पड़ेगा, सरकार को फिर पैसा चुकाना पड़ेगा जिसको आपने बेचा है, तो एक तरह से सरकार के ऊपर लायबिलिटीज क्रिएट हो गया, ये भी फिर पूंजीगत खाता में जाएगा। आई थिंक आई एक्सप्लेन मोस्टली एवरीथिंग। डोंट कंफ्यूज अबाउट राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। सिंपल लॉजिक है, किससे सरकार की परिसंपत्ति कम हो रही है, किससे सरकार की लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है। अगर सरकार की परिसंपत्ति कम हो रही है, सरकार की लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है, डेफिनेटली ये पूंजीगत खाता में जाएगा। ओके ओके, इन दिस वीडियो आई डिस्कस्ड इन माई वन लैंग्वेज, मे बी द स्पीड इज समथिंग मोर, बट डोंट वरी अबाउट इट। यू कैन, आप इसको कम करके देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन सोर्स ऑफ नॉलेज है। 2 या 3 बार देखिए, आपको विभिन्न प्रकार के जो कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए, वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। ओके, थैंक यू।